तो हम देख रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स। फर्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम कवर कर चुके हैं। सेकंड जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो है हमारा बिग डेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज बिग डेटा। थोड़ी बातें हमने कर ली थी, थोड़ा तो समझ ही लिया था कि बिग डेटा होता क्या है ना। थोड़ा बहुत तो समझ लिया था और नोट्स मैंने शेयर कर दिया ना। अब सबके पास नोट्स होने चाहिए। बिग डेटा के जो नोट्स हैं वो मैंने सबको सेंड कर दिए है ना, तो ऐसा कोई मिस मत कर जाना। अब सबके पास नोट्स होने चाहिए बिग डेटा के। देखो, बिग डेटा में सबसे पहले तो क्या है कि ऐसा डेटा जो कि वॉल्यूम में हाई है और जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक तो हाई वॉल्यूम में है और दूसरा ये है कॉम्प्लेक्स नेचर का है ना। तो ये जो है आपका बिग डेटा है, ऐसा डेटा जिसकी साइज बहुत ज्यादा हो और नेचर में भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हमने क्या समझा था? कॉम्प्लेक्स का मतलब हमने समझा था कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। कॉम्प्लेक्स का हमने समझा था मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो है हिट्रोजीनियस। तो ये हमने देखा था, इसकी बात हम भी कर चुके हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, हिट्रोजीनियस डेटा क्या होता है। ठीक है, तो ये बात तो हम कर चुके हैं। तो अब क्या देखना है हमें? हमें देखना है कि ये तो हमारा होता है बिग डेटा। अब ये बिग डेटा आ कहां से रहा है ना, बिग डेटा है कौन सा, मतलब किस डेटा को बिग डेटा कह रहे हैं। ये तो उसकी चलो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, हाई डेटा हो गया, कॉम्प्लेक्स में हाई है, लेकिन एग्जांपल्स क्या हैं, सोर्स क्या है बिग डेटा का, है ना। तो हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा के सोर्सेज क्या क्या है? एक तो हमने देखा था कि गूगल सर्च का जो डेटा है, ठीक है, गूगल सर्च का जो डेटा है वो बिग डेटा है। क्यों? क्योंकि कितने यूजर्स हैं गूगल के, तो बिलियंस ऑफ यूजर्स है ना, मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं गूगल के। और हर कितनी सर्च क्वेरीज करते रहते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो, हर लोग सर्च क्वेरीज करते रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस, हाँ व्हाट्सएप मैसेजेस है, तो ये भी क्या बिग डेटा है। बिग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत है, मिलियंस ऑफ बिलियंस डेटा जनरेट हो जा रहा है और हर टाइम पर हुए जा रहा है ना। ऐसे नहीं है कि एक बार जनरेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा जनरेट हो रहा है, मतलब उसकी डेवलपमेंट की रेट ही बहुत ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा ग्रोथ है उसकी। यूट्यूब वीडियोज हो गए ना, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। अभी ये जो कितनी हाई वॉल्यूम से जनरेट हो रहा है डेटा, सोचो। तो मतलब डेटा जनरेट हो रहा है हाई वॉल्यूम में और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। ऐसा नहीं है कि वो डेटा पड़ा हुआ है, मतलब वो जनरेट भी हो जा रहा है, रेगुलर जनरेट हो रहा है, रेगुलर एक हाई अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है और वो सारा डेटा है भी कॉम्प्लेक्स। तो गूगल सर्च हो गया, यूट्यूब वीडियोज हो गए, तो एग्जाम्पल्स तो सारे आप बता ही चुके हो ना। देखो, इसको थोड़ा सा हम बुक में पिक्चर दी हुई है, तो मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप देख लो, देखो क्या क्या दे रखे हैं सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। तो स्क्रीन शेयर करते हैं फिर। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका, ये देखो, अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग, सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, नंबर्स आर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये अब देखो, इसमें अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो है व्हाट्सएप, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, इस तरफ से चलते हैं। देखो देखो व्हाट्सएप मैसेजेस है ना, सबसे ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे ही सेंड होते हैं, 44 मिलियन। 44 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 44 इंटू 10 लाख। अब बताओ कितना हो गया? ये लगभग 4 करोड़, 4 करोड़ 40 लाख हो गया, है ना। इतना डेटा जो है व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड होते हैं डेली। एक स्टैटिस्टिक है, देखो ट्वीट्स, ट्विटर पे कितने होते हैं? 5 लाख, 5,47,000। ऐसे ही जो है फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है। और फिर लिंक्डइन पर देखो आपका कितने अकाउंट होते हैं। लिंक्डइन के बारे में पता है? देखो मैं बता देता हूँ, लिंक्ड इन, ठीक है, लिंक्ड और इन, ठीक है।
एक दूसरा क्या गूगल पे, ठीक है, जहां से अपन ऐप डाउनलोड करते हैं। तो देखो 3,42,000 ऐप्स डाउनलोड होते हैं ना, गूगल ऐप प्ले से कर दो या ऐप स्टोर से कर दो। फिर देखो नेटफ्लिक्स, जहाँ मूवीज वगैरह आती है, वीडियोस वगैरह आते हैं, वेब सीरीज आती है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। 70,000 वॉच होते हैं डेली। देखो क्या आ रहा है ये 60 सेकंड्स में, डेली भी नहीं है, देखो बीच में क्या लिखा हुआ है 60 सेकंड्स दिस में डेटा आर जनरेटेड, केवल 60 सेकंड में। हम तो डेली गलत बोल रहे थे, 60 सेकंड में इतना डेटा जनरेट हो रहा है। विकिपीडिया पे 5 लाख पेज व्यूज हो जाते हैं, यूट्यूब पे 2.78 मिलियन, मतलब 2.78 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 2 करोड़। 2 करोड़ वीडियोज जो हैं 20 लाख हो गए, ठीक है। 2.78 मिलियन का मतलब हो गया यहाँ पर 20 लाख। 1 मिलियन 10 करोड़ 10 लाख होता है ना, तो ये हो गया आपका 20 लाख। 20 लाख वीडियोस तो आपके यूट्यूब के हो गए 60 सेकंड के अंदर। फोटोज देखो 46,000 फोटोज अपलोड हो जाती है। इसी तरह गूगल पे कितनी सर्च क्वेरीज आ गई आपके, लगभग 24 लाख सर्च क्वेरीज गूगल पर। इसी तरह से ईमेल सेंड होते हैं, तो देखो इंस्टाग्राम आपको पता ही होगा, यूट्यूब, विकिपीडिया, नेटफ्लिक्स है, स्नैपचैट हो गया, स्काइप्स पता ही होगा आपको, फेसबुक हो गया। तो देख लो आप कितने जो हैं, ये जो है 60 सेकंड में सारा डेटा जो है जनरेट होता है, 60 सेकंड्स में, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ वापस, तो दिखाई दिया सबको, हमने जो बात करी सुनाई दिया सबको, देखा सबने, ठीक है। रिप्लाई करो कि हाँ भाई देखा सबने, सुना सबने, यस चलो बढ़िया है। हाँ 1 मिनट के अंदर, वेरी गुड, देखा, चलो बढ़िया। तो आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर जो है व्हाट्सएप पे कितने मैसेज देखे थे हमने, 4 करोड़ है ना। व्हाट्सएप पे 1 मिनट के अंदर 4 करोड़ मैसेज इधर से उधर सेंड किए जाते हैं, 44 मिलियन है ना, लगभग 4 करोड़ मैसेज। तो आप ये देखो कि कितना डेटा जनरेट हो रहा है ना, अभी अलग अलग है। तो बिग डेटा कौन सा हो गया, यूट्यूब का बिग डेटा हो गया अलग, तो अब यूट्यूब को उसको प्रोसेस करना है। ऐसे ही व्हाट्सएप का अपना बिग डेटा हो गया, तो उसको व्हाट्सएप को प्रोसेस करना है। विकिपीडिया हो गई, उसका अपना हो गया। तो ऐसे सारे जो है सबका अलग अलग अपना अपना बिग डेटा जनरेट हो रहा है ना। तो अब सबको अपनी अलग अलग प्रोसेसिंग करनी है, तो वो चीज़ बात करेंगे कि बिग डेटा को प्रोसेस करना है। इसमें देखो एक साइट है लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में पता है किसी को। लिंक्डइन भी जैसे बाकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, अभी देखो जिसमें जो भी साइट्स वगैरह मेंशन करी थी ना अभी, वो सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी और आपको पता होना चाहिए उन सब के बारे में, है ना। जो भी हमने अभी साइट्स वगैरह देखी थी उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए था, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है, अगर आप आजकल के वर्ल्ड में, अगर टुडेज वर्ल्ड में अगर आपको गूगल का नहीं पता, यूट्यूब का नहीं पता, फेसबुक का, विकिपीडिया का, अगर इन सब का नहीं पता आपको, तो फिर आप जो है जमाने में बहुत पीछे चल रहे हो। और आपको जानना, यूज मत करो ना, यूज मत करो, यूज करना एक अलग चीज है, यूज मत करो, टाइम वेस्ट है, यूज नहीं करते अपन, लेकिन पता होना चाहिए कि है क्या, है ना। यूज एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के लिए है, चाहे आप यूज ना करो उस चीज को, और वैसे भी सारी चीजें कोई यूज नहीं कर सकता, और कर रहा है तो फिर वो और कुछ भी नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, वो केवल यूज ही कर रहा है ना। वैसे ही फेसबुक पे 3-4 घंटे 4-5 घंटे लगा देते हैं लोग, तो फिर बाकी सारी चीजें क्या यूज करेंगे। तो यूज नहीं, हम कह रहे हैं नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, कि कौन सी वेबसाइट किस चीज के लिए, जो लेटेस्ट बेसिकली हमारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिंक्डइन क्या होता है, किसी को भी पता है, कोई आइडिया है, लिंक्डइन भी एक वेबसाइट होती है ना। स्काइप बेसिकली क्या होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर होता है ना। स्काइप या लिंक्डइन के बारे में किसी को भी पता है कि स्काइप क्या होता है, लिंक्डइन क्या होता है, बताओ फटाफट से रिप्लाई कर दो कि किसी को भी पता है तो। नो सर, ठीक है, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। स्काइप के बारे में तो पता है, चलो बढ़िया है, स्काइप के बारे में पता है तो, है ना। चलो फिर देखते हैं। देखो स्काइप क्या होता है, स्काइप जैसे कि हमारे वीडियो कॉल्स के लिए होती है ना, वैसे ही होती है। जैसे अभी हमारे जूम है ना, तो वैसे ही स्काइप होता है, ये विंडोज 10 में होता है ना। जैसे हमारे जूम है, गुड आफ्टरनून अभ्युदय। देखो जैसे हमारे पास जूम है ना, तो जूम की तरह स्काइप भी होता है। स्काइप होता है अपने विंडोज 10 में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये बेसिकली।
तो आप कह सकते हो कि जूम के जैसा होता है ये स्काइप। तो स्काइप पहले से ही चला आ रहा है ना, ये तो अब जूम पॉपुलर हो चुका है, नहीं तो स्काइप तो काफ़ी पहले से है, चल रहा है, पहले यूज़ में लेते हैं, है ना। मैंने भी काफ़ी यूज़ में लिया है स्काइप वगैरह को। कंपनीज वगैरह में होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है स्काइप का भी यूज़ करते हैं, स्काइप कॉल करते हैं एक दूसरे को, जैसे जूम है वैसे स्काइप है, ठीक है। लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन क्या होता है? आपकी एक तरह से प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है। लिंक्डइन क्या करती है? आपकी प्रोफेशनल जो प्रोफाइल्स है ना, प्रोफेशनल या करियर प्रोफाइल, है ना। यस सर, दिस इज फॉर, हाँ नहीं, ऑफिस एम्प्लॉइज हो चाहे कोई भी, मैं भी अपनी बना सकता हूँ और मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ कि हाँ भाई मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोफेशनल होगी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो जो भी मेरा क्या आएगा इसमें, एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन क्या क्या हुई है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी अभी जो मैं हूँ करंट में कौन सी जॉब है, ठीक है। तो ये जो है सारे, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये होती है सारी, है ना। एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, करंट जॉब है, बेसिकली आपकी बिजनेस प्रोफाइल्स, बायोडेटा होता है, हाँ एक तरह से, ठीक है। लेकिन बायोडेटा में वो नहीं होती, हाइट वगैरह ये सब नहीं होती है, जन्म कुंडलियां वगैरह नहीं होती है ना, ये सब चीजें नहीं होती कि हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, ये सब इतना नहीं है। बिजनेस प्रोफाइल आपकी, ठीक है, वर्क रिलेटेड चीजें, आपकी एजुकेशन क्या रही है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या रही है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट होता है ना, वैसे ही आप समझ लो, हाँ जैसे आपका फेसबुक में होता है ना अकाउंट, जैसे फेसबुक अकाउंट होता है वैसे ही जो है लिंक्डइन में अकाउंट्स होते हैं, अपने सबके अकाउंट होते हैं, प्रोफाइल बनी होती है, जैसे फेसबुक में प्रोफाइल होती है, लिंक्डइन में भी प्रोफाइल होती है, लेकिन वो एक तरह से पूरी जो है बिजनेस प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, आपके करियर से रिलेटेड होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यूज है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन होता क्या है कि अगर किसी की प्रोफाइल अच्छी होती है ना, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से मिल जाती है। अगर जैसे लिंक्डइन पर किसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, अच्छी कैसे है कि रेटिंग भी होती है एक तरह से ना, जिस कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, तो उससे पता चल जाता है कि उसके कितने सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, बिजनेस पर्पज के लिए होता है। बिजनेस होता है एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो ना, बिजनेस भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जॉब के लिए भी होती है, तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर मान लो कि इससे हेल्प क्या होती है, इससे हेल्प ये होती है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए और अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर अच्छे से बनी हुई है, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे हैं, तो यहाँ से आपको अप्रोच मिल जाती है, अप्रोच भी मिल जाती है और ये फीडबैक भी मिल जाता है एम्प्लॉयर को कि हाँ भाई ये पर्सन जो है जेन्युइन पर्सन है, फेक पर्सन नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये फेक पर्सन है, तो ये आपकी एक तरह से रेपुटेशन शो करता है कि हाँ ये पर्सनैलिटी एक फेक पर्सनैलिटी नहीं है, जो भी इसने चीजें मेंशन करी हुई है एजुकेशनल प्रोफेशनल वो सच है ना, क्योंकि वो रेटिंग होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं डाल सकते। तो ये अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिल जाता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप जॉब के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। हाँ ठीक है, तो ये होता है ना। चलो तो ये है इसके बारे में। तो जैसे मैं हूं, मैं भी अपनी क्या एक प्रोफाइल बना सकता हूँ, बेसिकली है मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे, है ना। जैसे मैं क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियर रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो सब लिंक्डइन पे हैं, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली हमारी सबकी ऐसे प्रोफाइल बनी हुई है, बनाते ही है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आ जाओगे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ऑटोमेटिकली लोग बनाना ही शुरू कर देते हैं सब, ठीक है। अभी देखो लिंक्डइन एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसमें भी मेरे फ्रेंड्स एम्प्लॉयड है ना, मतलब गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सब में मेरे फ्रेंड्स हैं, हर कंपनी में फ्रेंड्स हैं मेरे। गूगल में देखो तो गूगल में है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, सब में फ्रेंड्स हैं और सब लिंक्डइन पे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब मेरे कॉलेज के ही फ्रेंड है, बैचमेट है मेरे, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम एक ही क्लास में पढ़े थे कॉलेज में। तो ये सब है। चलो आगे बात करते हैं, ये तो सारी बात हुई बिग डेटा की, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के होते हैं ना, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, सिविल सर्विस के ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं आजकल। तो लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है कि मैंने ही बना रखी है, कोई भी बना सकता है, बस वो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल, वो सारी चीजें। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी बना के रखते हैं, इवन मिनिस्टर्स वगैरह ये सब भी बनाते हैं। चलो, तो ये था लिंक्डइन के बारे में, हमने बात कर ली।
क्या क्या मैसेज कर रखे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, एम्प्लॉयज बायोडेटा बिजनेस चलो, ये तो सब देख चुके हैं, वही है। अब देखो, ये तो हो गया आपका बिग डेटा, सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। अब देखो, मैंने जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ क्या क्या है। इज ए डेटा विच इज वेरी हाई इन वॉल्यूम, ये तो हो ही गया। अब देखो, बिलियंस ऑफ यूजर्स है, मोबाइल यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो डेटा जनरेट हो रहा है कितना, मतलब देखो कितनी हाई रेट में जनरेट हो रहा है, वेरी हाई रेट। अब देखो दो चीजें होती है, एक तो डेटा हाई होता है ना, एक डेटा की रेट हाई होती है, दोनों में अंतर होता है ना। तो ये बारीकी से आप देखना कभी भी, एक तो जो आपका डेटा जो है वो हाई है, और अब डेटा की जो रेट है वो हाई है ना। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। रेट का मतलब है कि किस रेट से वो जो डेवलप हो रहा है, किस रेट से वो जनरेट हो रहा है। जैसे डबल रेट से, ट्रिपल रेट से, एक्सपोनेंशियल, ऐसे जो कर्व्स बनते हैं ना, तो जो जनरली यहाँ जो डेटा जनरेट हो रहा है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है, एक तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है डेटा की, है ना। जब भी हम दिखाते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बातें हैं, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है रेट। एक होता है लीनियर रेट, कि कांस्टेंट रेट से डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि लीनियर रेट से। तो इस तरह से डेटा है। तो एक होता है डेटा की रेट और एक होता है डेटा। तो रेट जो इवन है वो भी उसकी बढ़ती चली जा रही है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, कोई एग्जांपल लेकर बताता हूं। हाँ, जैसे कि देखो इन्फ्लेशन है ना, एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, की कोई चीज महंगी होती चली जा रही है ना। इन्फ्लेशन का होता है मतलब महंगाई की कोई चीज महंगी होती चली जा रही है। जैसे कि आज सोच लो कि आज आप कोई व्हीकल लेने जा रहे हो, वो पहले 10,000 का आता था, फिर बाद में 15 का हुआ, फिर 20 का हुआ, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई जो कि हमेशा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, वो जो है वो नहीं बढ़ रही है, वो जो है बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे टॉपिक से हटकर चीज है, लेकिन चलो बात आ गई रेट की। रेट क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि यूएसए में कहते हैं ना, हमारी कंट्री में तो क्या है, रेट भी बढ़ती जाती है, कभी रेट बढ़ जाती है, कभी रेट कम हो जाती है, ऐसे चलता रहता है हमारी कंट्री में तो। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, जो डेवलप हो चुकी है, उनमें क्या होता है कि जो रेट है वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ती नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 है इन्फ्लेशन रेट, तो इसका मतलब ये हमेशा 2 ही है। कल भी 2 थी, परसों भी 2 थी, 2-3 साल 10 साल पहले भी 2 ही थी। तो इन्फ्लेशन की रेट जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी जो है इन्फ्लेशन तो है ही, मतलब बढ़ रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना। दो चीजें होती है, इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है, कि मतलब अगर यूएसए की बात करें, चलो हमारे तो बढ़ती घटती रहती है इन्फ्लेशन रेट। अगर हम जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए में क्या है, सपोज कि आपके इन्फ्लेशन रेट 2 है, वो कांस्टेंट है, वो 10 साल पहले भी यही थी और 10 साल बाद में भी यही। एग्जांपल मान लो, वैसे चेंज तो होते ही रहते हैं, 10 साल बाद में भी यही है ना। रेट कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। पहले जो चीज 100 की थी, भी 200 की हो गई, फिर 300 की हो गई, ठीक है। लेकिन महंगाई की जो रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब महंगाई कम बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है। तो दो चीजें है ना, ये अब आप सोचना थोड़ा सा। एक होती है रेट, कि किस रेट से वो बढ़ रही है, तो जिस रेट से वो बढ़ रही है वो चीज कांस्टेंट है, लेकिन वो बढ़ तो रही है ना। आया किसी को समझ में? दो कॉन्सेप्ट है ना, एक रेट के और एक ऐसा। तो ये देखना, ये जीएसटी रेट की भी बात करते हैं, जीएसटी रेट होती है, जीएसटी आपने सुना होगा। तो रेट कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है ना। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सीधे धीरे 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 से, कि रेट में और रेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे किसी चीज के बढ़ने में और रेट में क्या डिफरेंस होता है ना। देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मान लो यूएसए में इन्फ्लेशन की रेट, जो महंगाई की रेट है, वो कांस्टेंट है और वो है 2। वो 10 साल पहले भी 2 थी, आज भी 2 है, 10 साल बाद भी 2 है, ठीक है। तो ये रेट तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि रेट कांस्टेंट है तो महंगाई नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है। रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो एक सेम पेस से बढ़ रही है ना, एक सेम स्पीड से बढ़ रही है। ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम से एक्सपोनेंशियल उसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है ना, इस तरह से। और अगर रेट में भी चेंज होता है तो हम ऐसे कह देते हैं कि फिर वो इस तरह से बढ़ रही है ना। तो ये सीधी लाइन का मतलब है कि रेट कांस्टेंट है, और अगर ऐसे कर्व जा रहा है एक्सपोनेंशियल तो इसका मतलब रेट भी बढ़ रही है, मतलब रेट महंगाई तो बढ़ ही रही है चाहे रेट कांस्टेंट हो। आ गया समझ में? चलो बढ़िया। नहीं आया किसी को तो वीडियो दोबारा से देख लेना, है ना। तो ये दो चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि रेट अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, मतलब महंगाई जो सर जो 21 सर जो 21 से स्कूल खुलने वाली है वो अपनी भी खुले। हाँ सबकी खुलेगी स्कूल है तो, अपनी क्यों, सबकी खुलेगी वो तो। 21 से जो स्कूलें खुलेगी वो सबकी खुलेगी, है ना। अभी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पर आएगा, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है इस बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कह दिया है, टाइमिंग वगैरह सब डिसाइड होंगे, अभी गाइडलाइंस बन रही है ना। सेंट्रल की गाइडलाइंस आई है, फिर स्टेट अपनी गाइडलाइंस बनाएगा, है ना। जैसे कि डिस्टेंस इतना रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर वगैरह, वो सारी चीजें हैं। तो वो एक पूरी गाइडलाइंस है, प्रॉपर गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस आएगी, है ना। अभी स्टेट अपनी गाइडलाइंस निकालेगा, राजस्थान गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस निकालेंगे, तो फिर क्लियर होगा कि क्या रूल्स हैं बेसिकली, है ना। हो सकता है ना भी खुले, लेकिन ज्यादा चांस है कि अब खुलेगा ही। तो देखो ये आ गया, मतलब अगर रेट कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन एक रेगुलर इंटरवल से बढ़ रहा है। तो ये तो सारी बात होगी हमारी इन्फ्लेशन की, ठीक है। चलो अब आगे चलते, ये अलग से था, ले लिया हमने मेंशन, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो कर लेते हैं अपन सारी नॉलेज की बातें बीच बीच में। लिंक्डइन भी अपने टॉपिक का नहीं था, लेकिन अपन ने कर ली कि चलो पता होना चाहिए, है ना। एजुकेशन इसे ही तो कहते हैं, यही तो एजुकेशन है। वो एजुकेशन ही क्या जिसमें रटवा दिया जाए, है ना, जिसमें नोट्स बना दिए जाएं, रटवा दिए जाएं और मार्क्स आ जाएं, तो वो एजुकेशन ही क्या है। एजुकेशन तो वही है ना जिसमें ज्ञान बटे, इधर से ज्ञान का प्रसार हो। चलो तो हम क्या देख रहे थे, ये हमने सोर्सेज देखे बिग डेटा के, ठीक है। अब देखो, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइज में है। कैमरा से, कैमरा से क्या हो गया, कैमरे से ज्ञान मिले, हाँ कैमरे से ज्ञान मिल रहा है अभी, ठीक है, कैमरे से ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी जो टीचर्स डे आया था ना, अभी जो टीचर्स डे जो आया था उस पर एक कोट चल रहा था, और बहुत अच्छा कोट था, मतलब कई लोगों ने वो स्टेटस लगाया था, बहुत ही अच्छा कोट था। उसमें जो था वही जो है, उसमें कोट ये था कि एक टीचर वो नहीं है जो कि अपने स्टूडेंट्स को मजबूर करे फैक्ट्स को रटने पर, है ना। एक टीचर वो नहीं है जो अपने स्टूडेंट्स को मजबूर करे फैक्ट्स को रटने पर, जबरदस्ती रटने पर। एक टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करे फ्यूचर चैलेंजेस के लिए, कि जो लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में, उसको प्रिपेयर करे उन चीज़ों के लिए, कि उसकी लाइफ में चाहे कोई भी चैलेंज आए लेकिन वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसने सारी स्किल्स सीख ली है, वो एक डेवलप्ड माइंडसेट है, खुले दिमाग का इंसान है ना, खुलकर सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो एक टीचर वो है, वो अच्छा था कोट, काफी काफी लोगों ने शेयर किया था। चलो तो ये आ गया, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड। अब देखो हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास जो डेटा है, बिग डेटा है बेसिकली, अब क्योंकि इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा है ना, वॉल्यूम में भी ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे छोटे छोटे एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं ना हमारे कंप्यूटर में, जैसे नॉर्मल हमारा डेटाबेस होता है ना, एक नॉर्मल डेटाबेस भी होता है, जैसे हमारी स्कूल में यूज़ हो रहा है या हमारी यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ हो रहे हैं, छोटे मोटी जगह है ना। तो जनरली जैसे मैंने भी अभी अपनी कोई वेबसाइट बनाई तो मेरे को भी अपनी एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो ये छोटी छोटी जगह तो हम क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह जो हमारे नॉर्मल हैं वो काम में ले लेते हैं। लेकिन बिग डेटा के केस में क्या होता है कि ये इतनी आसानी से काम में नहीं आते, ये इनको भी बहुत चेंज करना पड़ता है ना, एडवांस चीज़ें लानी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि डेटा ही इतना ज़्यादा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे एल्गोरिथम्स होते हैं, तो जनरली एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, आपके एक रेंज में ही काम करते हैं। लिमिटेशंस होती है, आपके कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस होती है, मेमोरी की लिमिटेशंस होती है, जैसे रैम की लिमिटेशन है, प्रोसेसर की लिमिटेशंस है,
ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो भी बिग डेटा को हम जब प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि डेटाबेस में इसको स्टोर करना। हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी ना, आप अभी से आइडिया लगा सकते हो कि एक तो हमने देखो पढ़ा था डेटा कैप्चर, ठीक है, डेटा कैप्चर हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था डेटा स्टोरेज, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था डेटा रिट्रीवल। पढ़े थे ना ये सब? हमने क्या कहा था कि जनरली हम जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में ही बात कर रहे हैं ना। तो वैसे क्या होता है कि वैसे तो हम डेटा कैप्चर भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, रिट्रीवल भी करते हैं, लेकिन जब बिग डेटा आ जाता है ना, जब डेटा बहुत बिग होता है, तो ये इतना आसान नहीं होता कर पाना, है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। हमने देखा था कि ये डेटा पे प्रोसेस होते हैं, डेटा को कैप्चर करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, डेटा को रिट्रीव करना होता है, और भी प्रोसेसेज है ना। तो ये बेसिकली सारे प्रोसेसेज होते हैं जो कि हमको डेटा पर करने होते हैं ना। और भी प्रोसेस हैं, अभी देखेंगे। तो ये बिग डेटा पर करने होते हैं। तो जब बिग डेटा पर करते हैं तो इतना आसान नहीं होता, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो ये इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है हमें। डेटाबेस की बात करते हैं तो नॉर्मल डेटाबेस नहीं होते, एडवांस डेटाबेस लाने पड़ते हैं। स्टोरेज हमने देखा था कि ये हमारी स्कूल भी छोटी पड़ जाती है, इतने ज्यादा बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं ना। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल सिस्टम्स, हार्डवेयर वगैरह की इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि आपको इतने सारे डेटा की जरूरत क्या है, मतलब क्यों आपको स्टोर करना है, क्या है, क्या मतलब क्या है, इसको मत करो ना इसको, ये सब। लेकिन करना पड़ता है। करना क्यों पड़ता है? इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है ना। एक तो ये है कि वैसे जरूरी है। अब जैसे गूगल सर्च क्वेरीज है, तो उसको सर्च क्वेरीज को प्रोसेस क्यों करना है, इतना सारा कुछ काम क्यों करना है उसको? मतलब ठीक है, सर्च किया किसी ने, उसको रख लो कहीं सेव करके, उसमें इतनी सारी प्रोसेसिंग क्यों लगानी है कि आपको उसमें अभी देखेंगे अपन बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, तो वो सब काम क्यों करना है? तो बेसिकली वो सब काम करने पड़ते हैं क्योंकि बिजनेस के लिए करने पड़ते हैं ना। वो जब प्रोसेस करते हैं हमारे डेटा को, एनालिसिस करते हैं हमारे डेटा का, वो देखते हैं, जब डिसीजन करते हैं, तो फिर ये बिजनेस रूल्स बन जाते हैं आपके, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। जब आपको बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे गूगल को डिसीजंस लेने हैं कुछ, मतलब वो ये देखो, आपका जो डेटा है उसको कई तरह से उसको प्रोसेस करके एक स्टैटिस्टिक्स जनरेट करनी होती है, ताकि वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सके। जैसे किसी ऐड को प्रमोशन करने, अब जैसे गूगल क्या आता है, जैसे ऐड देता है आपको, है ना। हर के अलग अलग ऐड आते हैं। जैसे मैं अगर यूट्यूब या गूगल यूज कर रहा हूं तो मेरे को डिफरेंट ऐड आएंगे, आपको डिफरेंट ऐड आएंगे। इसका मतलब उसने डेटा को प्रोसेस किया है, हमारे डेटा को। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। तो आप ये देख सकते हो, इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, अमेजॉन है, जैसे अमेजॉन है, आपने अमेजॉन की वेबसाइट से कुछ सर्च करा, अमेजॉन का ऐप है, वहां से आपने कुछ खरीदा, परचेज करा, तो देखना आप अमेजोन खोलोगे तो आपको डिफरेंट तरह के आइटम्स शो करेगा। अगर कोई और अमेजोन परचेज, कोई और अमेजोन अगर एक्सेस करेगा अपने मोबाइल में, अपने अकाउंट से, तो उसको किसी डिफरेंट तरह के आइटम्स। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले सर्च किया है, जो हमने पहले खरीदा है, उसको उसने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करा है, तभी वो डिसीजन ले पा रहा है कि भाई इस बंदे को क्या दिखाना है, ये क्या परचेज कर सकता है। तो ये सारे बिजनेस डिसीजंस होते हैं जहां पर डेटा के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। समझ गए? अब थोड़ा आया समझ में किसी को? बोलो यस और नो। यस सर, चलो वेरी गुड। तो ये सारे हैं, है ना। तो ये है कि बिजनेस बिग डेटा होता है, एनालिसिस करना होता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है। तो अब ने देखा कि कैसे कैसे बिजनेस डिसीजंस में उनका यूज होता है ना। एड प्रमोशंस में किस तरह के ऐड आपको दिखेंगे, किस तरह के आपको आइटम्स दिखेंगे। अब तो ऐसा भी होने लग गया, मैसेज भी आ जाते हैं आपके पास। अगर जैसे अगर आपने गूगल में रूट सर्च किया ना कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, जैसे अगर मुझे यहाँ से अपने घर जाना है, गूगल में मैंने मैप सर्च करा, तो क्या होता है, मेरे पास थोड़ी देर में मैसेज आ जाता है उबर से, ओला से मैसेज आ जाता है कि आप है ना बुक करा लो, ओला बुक करा लो, उबर बुक करा लो। कई बार ऐसा भी होता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपके डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो गूगल मैप ने आपका डेटा पढ़ा, अच्छा ये बंदा यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, उसने वो डेटा को पढ़ा, प्रोसेस किया, उबर को बताया, उबर ने उसको मैसेज सेंड किया, फिर इससे गूगल ने पैसे कमाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब बिजनेस डिसीजन में आपके डेटा को प्रोसेस करने की, उसको एनालिसिस करने की जरूरत चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमने देखी, और देखते हैं आगे। देखो प्रोसेस क्या क्या होते हैं, हम देखते हैं। तो ये तो थे हमारे मेन प्रोसेस, है ना। इसमें देखो और भी प्रोसेस होते हैं हमारे। वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं? और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, देखो ये देखो।
और होते हैं हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन होता है, डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ेंगे हम आगे, आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा रिट्रीवल तो पढ़ ही लिया, डेटा क्वेरिंग होती है ना, रिट्रीवल मतलब क्वेरिंग ही हो गया एक तरह से, या इसको कह दो सर्चिंग। ठीक है, ये आपके एक तरह से रिट्रीवल ही वाला प्रोसीजर है। डेटा विजुअलाइजेशन होता है। तो ये सारे देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो हम डेटा पर करते हैं। देखो, ये तो हमने देखा ही था, कैप्चर करना क्या होता है, स्टोरेज करना क्या होता है, रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब ही बेसिकली क्वेरिंग और सर्चिंग आ जाता है। जब डेटाबेस से हम कोई डेटा लेते हैं ना, तो उसे कहते हैं क्वेरी करना। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे जब डेटाबेस है। तो डेटाबेस से पढ़ना मतलब डेटाबेस से क्वेरी करना, सर्च करना मतलब कि वही डेटाबेस में से कुछ आइटम लेना। देखो, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहले डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, जैसे डेविएशन निकालना, मीन निकालना, एवरेज निकालना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सुना है ना, मीन लेना, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें पढ़ी होगी आपने। तो ये सारी डेटा एनालिसिस में आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, एवरेज, मीन, मोड, ये सारे सुने किसी ने ये टर्म सुनिए? बताओ, यस करो, हाँ करो, नो करो। यस सर, चलो सुनी तो है। चलो, तो ये सारे जो है डेटा एनालिसिस में आते हैं। और जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो हम डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। विजुअलाइज कैसे करते हैं कि ग्राफ्स और चार्ट्स बनाकर। एक्सेल में देखें आपने ग्राफ्स और चार्ट्स, एक्सेल में आपने ग्राफ और चार्ट देखे ना, तो बेसिकली वो ग्राफ और चार्ट जो है वो ही डेटा विजुअलाइजेशन होता है। मतलब डेटा को देखना ग्राफ और चार्ट के थ्रू। एक्सेल में बनाया ना आपने ग्राफ और चार्ट्स वगैरह, एक्सेल में देखे होंगे, हैंग क्यों हो रहा है? तो वो सारा डेटा विजुअलाइजेशन में आता है। ये आपका डेटा एनालिसिस हो गया। डेटा इंटीग्रेशन और डेटा ट्रांसफर क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे अलग अलग जगह से डेटा लिया, उसको कंबाइन करना, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, है ना। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया कि जैसे वहां से डेटा उठाया, एक जगह से दूसरी जगह से डेटा उठाया, फिर उसको इंटीग्रेट करा, उसको कंबाइन करा, वो डेटा इंटीग्रेशन में आ गया। डेटा ट्रांसफर क्या होता है कि स्टोरेज, जब इसको स्टोर करते हैं ना, तो एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में इसको ट्रांसफर करना पड़ता है कई बार ना। बेसिकली एक स्टोरेज नहीं होता, बहुत सारे हमारे स्टोरेजेस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। तो वहां एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज को आप में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो आपका डेटा ट्रांसफर में आ गया। तो ये सारे प्रोसेस हैं, है ना। चलो, तो ये तो हो गई सारी प्रोसेस की बात आपकी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक आएगा यहाँ पर, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। टाइम तो हमारे पास कम बचा है, फिर भी देख लेते हैं। देखो फटाफट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, हमारे पास बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में देखो पहली चीज आती है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता ही, हमने बात ही कर ली, बहुत लार्ज वॉल्यूम होता है ना। दूसरा आ जाता है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि किस रेट से ये डेटा जनरेट हो रहा है ना, तो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा रेट से डेटा जनरेट हो रहा है। थर्ड चीज आती है इसमें वैरायटी। वैरायटी में हमने देख लिया कि डेटा जो है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट फॉर्म में भी है, इमेज में भी है, वीडियो में भी है, वेब पेजेस भी है। तो ये जो आ जाता है वैरायटी ऑफ डेटा है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई क्या है, कोई क्या है, और भी सारी चीजें हैं। वेलोसिटी रेट हो गई, वॉल्यूम उसकी साइज हो गई, है ना। और देखो और क्या है इसमें, एक आ जाता है वेरासिटी। देखो वेरासिटी, अब वेरासिटी क्या होता है,
वेरासिटी का मतलब होता है कि डेटा में सच्चाई कितनी है, वो डेटा सच कितना कह रहा है। हो सकता है डेटा ही गलत हो, है ना, हो सकता है कि आपका डेटा ही गलत हो, कुछ गलत चीजें हो, गलत फैक्ट्स हो उसमें, तो आपको तो क्या करना है, सही डेटा चाहिए। तो वेरासिटी क्या होती है, ये पता करना कि जो आपका डेटा है उसमें सच्चाई कितनी है, वो सही कितना है ना, करेक्ट है या रॉन्ग है डेटा, बेसिकली राइट और रॉन्ग कह सकते हैं उसको, ये आ जाता है वेरासिटी में। अब देखो, रिफर्स टू द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, मतलब अगर आपका जो डेटा है अगर वो ही सही नहीं होगा तो जो आप डेटा एनालिसिस करोगे, जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। तो आपको पहले ये देखना होता है कि डेटा सही भी है क्या नहीं है, करेक्ट भी नहीं है, मतलब इसको प्रोसेस करना है नहीं करना। मतलब हमारे पास इतना सारा डेटा आ गया, बिग डेटा, लेकिन वो जो डेटा है वो क्या सही है? ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा ही गलत हो, कहीं पे क्या लिखा हो, कहीं पे क्या लिखा हो, किसी जगह क्या इन्फॉर्मेशन हो, इधर उधर हो गया हो। तो क्या ऐसा ना हो कि हम फाइनली इतना कुछ कर ले, प्रोसेस करके एनालिसिस कर ले और पता चले कि डेटा ही जो है वही गलत था, उसमें ही गलतियां थी, तो जो है आपका रिजल्ट भी गलत आ गया। तो ये सारी चीजें आती डेटा डेटा वेरासिटी, मतलब ये पता करना कि डेटा सही है या नहीं है। तो ये भी एक तरह से एक प्रोसेस होता है। देखो, बिग डेटा कैन बी इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइजी, आल्सो देयर कैन बी इश्यूज विद। अब देखो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, एक वर्ड होता है कि इनकंसिस्टेंट, मतलब जो हमारा डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक जगह तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है और दूसरी जगह वहां कुछ और लिखा हुआ है। जैसे कि सपोज स्कूल के पास मेरा डेटा है ना, जैसे स्कूल के पास सपोज आपका मेरा डेटा है ना, तो मेरे जगह स्कूल के पास दो फाइल है। एक फाइल में तो लिखा हुआ है कि आईपी टीचर का नाम है शक्ति, है ना, जो 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, और एक दूसरी फाइल में लिखा हुआ है कि आईपी टीचर का नाम है राम सर, जो आपके पुराने वाले थे, है ना। तो एक फाइल में लिखा हुआ है कि आईपी शक्ति सर पढ़ा रहे हैं, एक फाइल में लिखा हुआ है राम सर पढ़ा रहे हैं, तो ये होती है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है,